मैं शपथ लेती हूँ कि विद्यार्थी मेरा धर्म है, मानवता की सेवा करना मेरा परम लक्ष्य है, राष्ट्र की उन्नति में मैं सदैव तत्पर रहूंगी, अपने कर्तव्य मार्ग पर आगे बढ़ते हुए एक स्वच्छ, सुंदर तथा भ्रष्टाचार मुक्त मैं भारत का निर्माण करूंगी। जय हिंद। तो हम लोग पढ़ रहे थे संसद में लोकसभा के बारे में पढ़ रहे थे। काफ़ी बड़ा टॉपिक है जो है, 3-4 क्लास हो गए अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। और लोकसभा में आज हम लोग पढ़ेंगे लोकसभा के कार्य एवं शक्तियाँ। लोकसभा की कार्य पावर्स एंड जो है वर्क ऑफ हाउस ऑफ पीपल्स के बारे में अध्ययन करेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया कि लोकसभा जो है संसद का एक महत्वपूर्ण क्या है, अंग है, ठीक है, एक महत्वपूर्ण सदन है। तो इसके महत्वपूर्ण कार्य भी होंगे लोकसभा के। तो कार्यों की अगर हम बात करें तो सबसे पहला कार्य तो क्या है, विधायी शक्ति। क्योंकि हम लोग विधायिका का अध्ययन कर रहे हैं, तो लोकसभा का महत्वपूर्ण कार्य क्या है, विधायी शक्ति, विधायन बनाना, नियम कानून बनाना देश को संचालित करने के लिए, ठीक है। विधायी शक्ति के लिए दोनों सदन के दोनों जो है संसद के दोनों सदन जिम्मेदार हैं, राज्यसभा भी और लोकसभा भी। लेकिन चूंकि संख्या बल लोकसभा की ज़्यादा है, संख्या बल लोकसभा की ज़्यादा है, कितने हैं, 550 है। अधिकतम की बात करें तो वर्तमान तो 545-43 है, चलो वर्तमान लिख लेते हैं। 545 वर्तमान सदस्य संख्या है, जिसमें -2 निकाल दोगे तो 543 है इस समय। और राज्यसभा में 245, 5 सीट रिक्त हैं। तो जो है संख्या बल में लोकसभा की संख्या ज़्यादा होने की वजह से होता क्या है कि जो है जब कोई विधेयक, साधारण विधेयक मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। हम लोग आगे पढ़ेंगे, जब राज्यसभा पढ़ लेंगे तो कानून कैसे बनते हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे, और कितने प्रकार के विधेयक होते हैं। तो 4 प्रकार के विधेयक होते हैं, वो सब हम आगे अध्ययन करेंगे। तो 4 प्रकार के विधेयक में एक विधेयक होता है साधारण विधेयक। साधारण विधेयक, तो साधारण विधेयक को जब प्रस्तुत किया जाता है नियम कानून बनाने के लिए संसद के सदनों में, तो दोनों सदनों में किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, और किसी एक सदन से पास होने के बाद में दूसरे सदन से उसको पास होना जरूरी है, ठीक है। और जब दूसरे सदन से पास हो जाता है तो उस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाते हैं, और वो क्या बन जाता है, विधि बन जाता है, कानून बन जाता है, ठीक है। जब तक विधि नहीं बनता तब तक वो बिल रहता है, और जब विधि बन जाता है तो लॉ बन जाता है, कानून बन जाता है। तो साधारण विधेयक की स्थिति में होता क्या है कि जैसे दोनों सदनों में गतिरोध उत्पन्न हो जाए, दोनों सदनों में क्या उत्पन्न हो जाए, गतिरोध, रुकावट, यानी पास ही ना हो, किसी सदन में प्रस्तुत किया गया, चाहे राज्यसभा में हो चाहे लोकसभा में, और दोनों सदनों में कहीं भी पास ना हो, तो ऐसी स्थिति में अनुच्छेद 108 कहता है, आर्टिकल 108 कहता है कि जो है राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन को बुलाएगा। कौन बुलाएगा, राष्ट्रपति। तो यहाँ से प्रश्न बनता है, अनुच्छेद 108 के अंतर्गत जो है संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। क्या करता है, संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। संयुक्त मतलब दोनों सदनों को के सदस्यों को एक साथ बुलाता है। संयुक्त अधिवेशन में क्या होता है, दोनों सदनों के सदस्य जो है एक साथ बैठते हैं। जैसा कि मैंने बताया था, ये गोल गोल जो है क्या है, संसद भवन है, और बीच में जो है सेंट्रल हॉल है। इधर जो है आपका मान लो लोकसभा है, इधर जो है राज्यसभा है। फिर जब संयुक्त अधिवेशन होता है तो इस सेंट्रल हॉल में राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन आहूत करता है कि आओ बैठ करके समाधान निकालें, इस विधि पर बैठकर बहस करते हैं। तो ऐसी स्थिति में पलड़ा किसका भारी होगा, जिसके मेंबर्स ज़्यादा होंगे, जिसके मेंबर्स ज़्यादा होंगे। और मेंबर्स किसके ज़्यादा हैं, लोकसभा के। तो लोकसभा के मेंबर्स ज़्यादा हैं, तो ऐसी स्थिति में मतलब उस बिल को पास कराने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका होता है, लोकसभा का। तो संयुक्त अधिवेशन में जो है लोकसभा का पलड़ा भारी हो जाता है, इसलिए लोकसभा जो है एक महत्वपूर्ण सदन है, ठीक है।
तो विधायी शक्ति में यहाँ पर ये देखें, विधान कैसे बनता है हम लोग आगे देखेंगे, लेकिन विधायी शक्ति में सबसे महत्वपूर्ण जो अहम भूमिका होती है वो संयुक्त अधिवेशन में लोकसभा की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, ये समझ गए, क्योंकि संख्या बल में वो अधिक है। दूसरा अगर हम बात करें तो जो हमारी कार्यपालिका है, कार्यपालिका तो समझते हो ना, मैंने पढ़ा दिया है। कार्यपालिका जो है हमारी एग्जीक्यूटिव, जिसको हम लोगों ने अनुच्छेद 53 से लेकर के 52 से लेकर के और 78 तक पढ़ा था। कार्यपालिका जिसमें राष्ट्रपति का अध्ययन किया था, उपराष्ट्रपति का अध्ययन किया था, मंत्रिपरिषद का अध्ययन किया था, प्रधानमंत्री का अध्ययन किया था और महान्यायवादी का अध्ययन किया था। तो ये सब क्या है, कार्यपालिका के जो है कार्य करने वाले महत्वपूर्ण पद हैं, महत्वपूर्ण लोग हैं। तो कार्यपालिका जो है, और कार्यपालिका का कार्य क्या होता है, जो विधायिका में जो कानून बनते हैं उसको इम्प्लीमेंट करना, लागू करना, कार्यपालिका का काम है। तो कार्यपालिका जो होती है वो पूरी तरीके से किसके नियंत्रण में होती है, लोकसभा के नियंत्रण में होती है। ठीक है, तो कार्यपालिका पर नियंत्रण किसका होता है, लोकसभा का। कार्यपालिका पर सीधे तौर पर नियंत्रण होता है लोकसभा का, सीधे जो है नियंत्रण होता है, सीधे नियंत्रण लोकसभा का होता है। ठीक है, हालांकि यहाँ पर मैं लोकसभा की जगह विधायिका लिख सकता हूँ, किताबों में लिखा मिलता है कि कार्यपालिका पर किसका नियंत्रण होता है, विधायिका का, व्यवस्थापिका का, चाहे व्यवस्थापिका का हो चाहे विधायिका का हो। ठीक, व्यवस्थापिका का या विधायिका का नियंत्रण जो है होता है किस पर, कार्यपालिका का। लेकिन उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो, क्योंकि विधायिका के दो महत्वपूर्ण सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा, तो उसमें भी विधायिका में भी सबसे महत्वपूर्ण नियंत्रण किसका होता है, लोकसभा का होता है। तो इसलिए मैं सीधे सीधे यहाँ लिख रहा हूँ लोकसभा। इसीलिए कहा गया है कि मंत्रिपरिषद के सभी मंत्री सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। एक शब्द आता है, लोकसभा के सभी मंत्री सामूहिक रूप से, लोकसभा कह रहा हूँ, जो है मंत्रिपरिषद के सभी मंत्री लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। अनुच्छेद 75 में ये बात कही गई है। तो ये याद रखना, आर्टिकल 75, अनुच्छेद किसमें है, 75 में। प्रश्न सीधे यहाँ से पूछा जाएगा कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, सामूहिक उत्तरदायी लोकसभा मंत्रिपरिषद का होता है, तो ये किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 75 में है। तो अनुच्छेद 75 हम लोग पढ़ चुके हैं, जब क्या पढ़ रहे थे, कार्यपालिका, वहां मैंने बताया भी था सामूहिक उत्तरदायी। उसमें कहा भी गया है कि मंत्रिपरिषद एक नौका में बैठे हुए उसके सदस्य होते हैं। जिस तरीके से एक नाव बह रहा होता है और नाव में सब लोग सवार होते हैं, अगर नाव डूबेगी तो सभी डूब जाएंगे, और नाव जो है तट के किनारे पहुंच जाएगी तो फिर सभी पार कर जाएंगे। अगर सरकार बनी है, किसकी बनी होगी सरकार, कार्यपालिका में सरकार बनी होगी। भाई सरकार जिसका लोकसभा में बहुमत होगा वो सरकार बनाएगी, तो जिसकी सरकार बनी होगी, अब उस सरकार के सभी मंत्री क्या कहलाएंगे, मंत्रिपरिषद के सदस्य। तो मंत्रिपरिषद का प्रत्येक मंत्री जो है व्यक्तिगत रूप से भी और सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होगा। जैसे आर्मी में होता क्या है कि आर्मी में जो है एक बटालियन होती है आर्मी में पूरा। तो उसमें क्या होता है, अगर किसी एक बंदे ने कोई गलती कर दी या कोई नियम का जो है फॉलो नहीं किया, तो पूरे को पूरे सामूहिक बटालियन को सजा मिलती है। जैसे कोई क्रेजी टाइप का आ जाए, हम लोग जो पढ़ते थे, तो हम लोगों के यहाँ एक सिस्टम बना रखा था कि अगर क्लास में एक बच्चा अगर बदतमीजी करता है तो सारे बच्चों को मुर्गा बना दिया जाता था, सारे बच्चों को, नाइंसाफी नहीं, डिसिप्लिन में रखने के लिए। तो उससे ये होगा कि बच्चे ही एक दूसरे को कंट्रोल करेंगे, इसलिए तेरी वजह से मुर्गा बनना पड़ेगा, शांत बैठ क्लास में। ठीक है भाई, काम करने के अलग अलग तरीके होते हैं, इसलिए मेरे साथ जो पढ़ता है मैं बहुत सारे तरीके बताता रहता हूँ, चाहे विज्ञान का फैक्ट हो चाहे सामाजिक विज्ञान का हो, क्योंकि बहुत सारा अनुभव है मेरे पास इन सारी चीज़ों का। तो सबको सामूहिक रूप से मुर्गा बनाया जाता था, जिसकी वजह से क्लास शांत रहती थी। तो जो है इसी तरीके से मंत्रिपरिषद में होता है। अगर एक मंत्री जो है गलती करेगा तो सारे मंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ेगा,
और सारे मंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ेगा तो सरकार गिर जाएगी। इसलिए सारे मंत्री क्या होते हैं, नियंत्रित होते हैं, सारे मंत्री नियंत्रित होते हैं। अगर मतलब कोई लोग मतलब कोई किसी चीज पर मतलब मंत्री परिषद पूरा अगर जो है सहमत हो रहा है और उस मंत्री परिषद का एक सदस्य अगर सहमत नहीं हो रहा है किसी बात विचार पर, किसी मत पर, तो उस मंत्री परिषद के उस मंत्री को इस्तीफा देना पड़ेगा। क्योंकि अगर वो इस्तीफा नहीं देगा और वो असहमत व्यक्त कर रहा है, अर्थात जो है सामूहिक उत्तरदायित्व के अंतर्गत फिर पूरे मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ेगा। तो उस पर्टिकुलर मंत्री से इस्तीफा लिया जाता है कि तुम इस्तीफा दे दे, अगर सहमत नहीं हमारे इस पूरे मंत्रिपरिषद के विचार पर तो इस्तीफा दे दे, नहीं सरकार गिर जाएगी। तो सरकार बिल्कुल जो है सुई के नोक के ऊपर चलती है। इसलिए जो है सत्ता पक्ष और विपक्ष का होना दोनों बहुत जरूरी है, नहीं तो सिस्टम में तानाशाही आ जाती है। सिस्टम में तानाशाही आ जाती है। अगर बहुमत में सरकार आ गई पूरी तरीके से, इस समय क्या है, सरकार पूर्ण बहुमत में है, 300 प्लस जो है सीटें हैं, लोकसभा के 545 सीटों में जो है 300 से अधिक सीट होना पूर्ण बहुमत होता है। तो जब पूर्ण बहुमत में कोई सरकार होती है, विपक्ष में सुपड़ा साफ है, 55 सीट भी नहीं है। विपक्ष में बैठने के लिए कितना सीट होना चाहिए, 55 सीट होना चाहिए कम से कम। और राहुल गांधी के पास 55 से कम सीट है, कांग्रेस के पास तो कोई विपक्ष है ही नहीं। और जो विपक्ष नहीं है तो ऐसी स्थिति में सरकार तानाशाह हो सकती है, सरकार तानाशाह हो सकती है। इसलिए विपक्ष का होना लोकसभा में बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि जो है कोई भी मतलब अगर तानाशाही वाली बात आती है तो तुरंत जो है लोकसभा के मेंबर्स क्या करेंगे, उस पर वॉकआउट कर जाएंगे, उसके विपक्ष में आ जाएंगे। और अगर मतलब सामूहिक रूप से जो है विपक्ष में संख्या बढ़ जाती है तो फिर सरकार को गिरना भी पड़ सकता है। इसलिए कहा जाता है सामूहिक उत्तरदायित्व। तो मंत्रिपरिषद के पूरे मेंबर्स जो है लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। ये बात समझ गए होंगे हमारे ख्याल से, ठीक है। तो पूरे मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना पड़ेगा। अगर मतलब जो है कोई एक मंत्री विश्वास खो देता है तो पूरे मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ेगा और सरकार गिर जाएगी। इसी को कहते हैं लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होना, सामूहिक रूप से उत्तरदायी होना, ठीक। तो इसलिए कार्यपालिका पर सीधे नियंत्रण होता है लोकसभा का। और वित्तीय शक्ति की अगर बात करें, वित्तीय शक्ति में जो है होता क्या है कि एक विधेयक होता है धन विधेयक। हमने बताया एक साधारण विधेयक है और एक धन विधेयक है, और एक होता है संविधान संशोधन विधेयक, और एक होता है वित्त विधेयक, ठीक है। तो ये 4 प्रकार के विधेयक होते हैं। धन विधेयक, वित्त विधेयक में बेसिक थोड़ा सा अंतर होता है, और एक साधारण विधेयक होता है, एक संविधान संशोधन विधेयक होता है। तो ये 4 प्रकार के विधेयक होते हैं। तो वित्तीय शक्ति में जो धन विधेयक होता है, धन विधेयक को लेकर के सबसे पहला तो बात यही है कि कौन सा विधेयक धन विधेयक होगा, इसका निर्णय कौन करेगा। मैंने पढ़ाया है जब लोकसभा की शक्ति, वो अध्यक्ष की शक्तियों के बारे में पढ़ा रहे थे, तो लोकसभा का अध्यक्ष निर्णय करेगा। कौन निर्णय करेगा, लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा का अध्यक्ष निर्णय करता है कि कौन सा विधेयक धन विधेयक है, ठीक है। तो जब धन विधेयक हो जाएगा, और धन विधेयक, भाई धन चाहिए देश को चलाने के लिए, तो धन चाहिए देश को चलाने के लिए, तो इसीलिए धन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है, ठीक। तो जो धन विधेयक से संबंधित प्रावधान होता है उसमें सबसे ज्यादा पावर कौन है, लोकसभा। सबसे पहली बात तो धन विधेयक कौन सा विधेयक होगा इसका निर्णय कौन करेगा, लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। इसके बाद में धन विधेयक सबसे पहले किस सदन में प्रस्तावित किया जाएगा, तो लोकसभा में। राज्यसभा को इस पर एक समझ लो, एक तरीके से समझ लो कुछ भी पावर नहीं है राज्यसभा को। धन विधेयक क्या है, ये लोकसभा अध्यक्ष निर्णय करेगा। और धन विधेयक सबसे पहले किस सदन में प्रस्तुत किया जाएगा, लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। जब लोकसभा में धन विधेयक प्रस्तुत हो जाएगा तो वो पास जब होगा वहां से लोकसभा से, तो राज्यसभा के पास भेजा जाएगा। कानून बनने के लिए मैंने बताया कि दोनों सदनों से पास होना जरूरी है, तो राज्यसभा के पास भेजा जाएगा। लेकिन राज्यसभा के पास 14 दिन का समय दिया जाता है। कितने दिन का, यहां से प्रश्न पूछा जाता है। धन विधेयक को लेकर के राज्यसभा को कितने दिन का समय दिया जाता है, 14 दिन का। यानी जैसे आज पास हो गया विधेयक, धन विधेयक लोकसभा से, और यहाँ से बंडल मतलब उसकी प्रति उठा करके भेज दी गई कहाँ, राज्यसभा। अब राज्यसभा में 14 दिन के अंदर बहस करके उस पर जो है अपना मत देना है कि उसमें कुछ संशोधन करना है, या जैसे ही लोकसभा ने पास किया वैसे ही पास करना है,
ठीक है। 14 दिन में अगर उसे संशोधन के लिए वापस करना है तो फिर 14 दिन के अंदर लोकसभा में वापस किया जाएगा, उस पर लिखा जाएगा कि ये पॉइंट घटाओ और बढ़ाओ, और नहीं तो फिर राज्यसभा कहेगी ठीक है तुमने जो पास कर दिया उसको हम भी पास करते हैं। और अगर बाई दी में 14 दिन से ज्यादा समय निकल गया और कोई भी राय नहीं आया राज्यसभा से तो फिर स्वतः पारित मान लिया जाएगा, उसे जो है स्वतः पारित मान लिया जाएगा, यानी वो धन विधेयक ये मान लिया जाएगा राज्यसभा से भी क्या हो गया, पारित हो गया। लोकसभा पहले ही पारित कर चुकी थी और 14 दिन में ही 14 दिन का समय दिया गया, उस 14 दिन में अगर राज्यसभा ने अपनी कोई राय नहीं दी, ठीक है, तो वो विधेयक, वो धन विधेयक राज्यसभा से स्वतः पारित मान लिया जाएगा। और ऐसी स्थिति में लोकसभा पारित ही कर चुका है तो उसके बाद उसे राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाएगा। ठीक, तो धन विधेयक पर सिर्फ राज्यसभा को इतना अधिकार है कि वो 14 दिन तक विलंब कर सकता है। 14 दिन तक क्या कर सकता है, विलंब कर सकता है धन विधेयक पर। 14 दिन से अधिक उसको नहीं रोक सकता है, 15वें दिन वो स्वतः ही पारित मान लिया जाएगा। तो इसलिए धन विधेयक को लेकर के सबसे बड़ा जो पावर है, सबसे बड़ी शक्ति है वो किसके पास है, लोकसभा के पास है। ठीक, तो ये वित्तीय शक्ति हो गया। इसके अलावा निर्वाचन से संबंधित कुछ पावर्स हैं इसके पास में, लोकसभा और मतलब संसद के पास ही है, लेकिन लोकसभा के अध्ययन कर रहे हैं तो निर्वाचन किस किस का करता है, राष्ट्रपति का निर्वाचन करता है। कौन, लोकसभा के मेंबर्स करते हैं, राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। लोकसभा के कौन से मेंबर्स, जो निर्वाचित हैं, सिर्फ 2 ही तो निर्वाचित नहीं होते हैं, एंग्लो इंडियंस, वो भी खत्म। तो लोकसभा के सभी मेंबर्स जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं और राज्यसभा के 12 मेंबर्स राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। कौन से 12, मनोनीत किए जाते हैं, जो राष्ट्रपति द्वारा नामांकित किए जाते हैं, मनोनीत किए जाते हैं, वो नहीं भाग लेते हैं। तो निर्वाचन में जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो है भाग लेते हैं। इसके अलावा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं, राष्ट्रपति भी हो गया और उपराष्ट्रपति भी हो गया, इनके निर्वाचन में भाग लेते हैं। इसके अलावा लोकसभा के अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेते हैं, ठीक, उपाध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेते हैं। तो इस तरीके से निर्वाचन संबंधी शक्तियां इनको प्राप्त है, लोकसभा के मेंबर्स को निर्वाचन संबंधित शक्तियां प्राप्त हैं। इसके अलावा निर्वाचन के साथ साथ में जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति को पद से हटाने की शक्ति भी प्राप्त है। राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, महाभियोग, महाअभियोग। तो महाअभियोग भी संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है राष्ट्रपति के खिलाफ, ठीक है। और राष्ट्रपति पर महाअभियोग अगर लग गया है तो दोनों सदनों से उसको जो है पारित होना जरूरी है, फिर राष्ट्रपति हटाया जा सकता है। तो लोकसभा को ये भी शक्ति प्राप्त है, एक तरीके जो है महाअभियोग चलाने की भी शक्ति, ठीक। तो इस तरीके से ये सब पावर्स हैं लोकसभा के। अभी बहुत सारे पावर्स, बहुत सारे कार्य जो होंगे हम सामूहिक रूप से पढ़ेंगे जब विधायन बनाया जाएगा, राज्यसभा पढ़ करके उसके बाद में जो है, ठीक है। और इसके अलावा नियंत्रण रखने के लिए, कार्यपालिका पर नियंत्रण रखने के लिए कुछ कार्य और करती है, जैसे कि आपका अविश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव लाना। अविश्वास प्रस्ताव में क्या होता है कि अगर मंत्रिमंडल के खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दिया गया तो सरकार गिर जाएगी, सरकार गिर जाएगी। अविश्वास मतलब उसके कार्यों में विश्वास नहीं है, जो मंत्रिपरिषद कार्य कर रही है उनके कार्यों में लोकसभा को विश्वास नहीं है, और विश्वास नहीं है तो फिर अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, और अविश्वास प्रस्ताव को पारित अगर कर दिया जाता है तो सरकार गिरी हुई दिखती है, सरकार गिर जाएगी। इसके अलावा इस पर नियंत्रण रखने के लिए सरकार की गतिविधियों पर निंदा प्रस्ताव लाया जाता है, सरकार की गतिविधियों पर निंदा प्रस्ताव। ये सब लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए बनाए गए हैं कि जो है लोकतंत्र मजबूत रहे, किसी भी एंगल से तानाशाह न लगे, लोकतंत्र में कोई भी पावर जो है तानाशाह ना होने पाए, इस वजह से ये सारे पॉइंट्स रखे गए हैं। तो निंदा प्रस्ताव, इसके अलावा धन्यवाद प्रस्ताव एक चीज और है, धन्यवाद प्रस्ताव। धन्यवाद प्रस्ताव में क्या होता है कि राष्ट्रपति जो होता है लोकसभा के निर्वाचन के बाद जो पहली बैठक होती है, पहली बैठक में सबसे पहला काम क्या होता है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन किया जाता है। और पहली बैठक में जो है राष्ट्रपति दोनों सदनों में अभिभाषण देता है, दोनों सदनों में अभिभाषण देता है, यानी एक सबको जो है भाषण देता है, सबको क्या करता है, मतलब अब सरकार की नीतियों के बारे में, सरकार के विचार, देश की व्यवस्था के बारे में सब जो है राष्ट्रपति रखता है पटल पर दोनों सदनों के सामने। तो उसके बाद में जो है जब अभिभाषण हो जाता है राष्ट्रपति का, तो जो है सारे पॉइंट्स को अध्ययन के लिए लोकसभा के पास और राज्यसभा के पास भेजा जाता है।
तो उस पर परिचर्चा होती है सभा के अंदर, फिर उस पर धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया जाता है, यानी कि राष्ट्रपति महोदय आपका बड़ा बड़ा धन्यवाद, और जो है आपने जो कहा ऐसे ही देश को चलाएंगे, ठीक। और अगर लोकसभा धन्यवाद प्रस्ताव को पारित ना करे तो फिर एक तरीके से अविश्वास हो जाएगा सरकार में, और धन्यवाद प्रस्ताव अगर पारित नहीं हुआ तो भी सरकार गिरी मानी जाएगी। तो धन्यवाद प्रस्ताव को भी पारित होना जरूरी होता है, धन्यवाद प्रस्ताव भी पारित होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से सरकार पर यानी कार्यपालिका पर बहुत सारे तरीके से नियंत्रण लोकसभा लगाती है, नियंत्रण लगाई जा सकती है। इसके अलावा जो संविधान संशोधन होता है, एक होता है संविधान संशोधन, ठीक। तो संविधान संशोधन एक विधेयक है, ये भी संविधान संशोधन भी एक विधेयक है, चारों चौथे विधेयक में एक चौथा विधेयक संविधान संशोधन, इसको डिटेल में आगे पढ़ेंगे। ये आर्टिकल 368 के अंतर्गत किया जाता है। यहाँ से प्रश्न आता है संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस आर्टिकल में है, किस अनुच्छेद में है, 368 में है। तो इसमें क्या होता है भाई, संविधान के किसी भाग को ही संशोधित करना है। जो संविधान, जैसे ये संविधान लिख दिया गया है, तो इस संविधान के किसी पेज में, किसी उपबंध में क्या करना होगा, संशोधन, उसको काटना होगा, उसे बढ़ाना होगा, ठीक है, या उसे परिवर्तित करना होगा। तो ये सारी चीजें कहलाती हैं संविधान संशोधन। तो ये संविधान संशोधन विशेष बहुमत से किया जाता है, संविधान संशोधन विशेष। तो लोकसभा का भी इसमें जो है महत्वपूर्ण योगदान होता है संविधान, हालांकि सिर्फ लोकसभा ही नहीं, दोनों सदनों का जो है योगदान होता है। तो संविधान संशोधन में भी लोकसभा भाग लेती है, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारी चीजें क्या हैं, लोकसभा की शक्तियां हैं, लोकसभा के पावर्स हैं, ठीक। तो इसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, एक बार रिवाइज करते हैं, फिर इसके बाद में जो है हम लोग पूरा समराइज करेंगे, ठीक। तो इस वाले क्लास में हम लोगों ने जो पढ़ा, लोकसभा के कार्य और शक्तियों में विधायी शक्ति के बारे में अध्ययन किया। विधायी शक्ति में जो 4 प्रकार के विधेयक होते हैं, तो उसमें एक होता है साधारण विधेयक। साधारण विधेयक की स्थिति में क्या होता है कि अगर दोनों शक्तियों को बराबर पावर्स हैं साधारण विधेयक में, लेकिन जब किसी भी सदन में विधेयक पारित नहीं हो पाता है और उस पर गतिरोध उत्पन्न हो जाता है और राष्ट्रपति को ये लगता है कि जो है इस विधेयक को पारित होना जरूरी था, तो फिर राष्ट्रपति एक्शन लेगा और दोनों सदनों को संयुक्त रूप से बुलाएगा, जिसको क्या कहा जाता है, संयुक्त अधिवेशन। और इसका जिक्र कहाँ किया गया है, अनुच्छेद 108 में, अनुच्छेद 108 में इसका जिक्र किया गया है। तो जो संयुक्त अधिवेशन होता है, तो उसकी अध्यक्षता सबसे पहले पहली बात कौन करेगा, नहीं राष्ट्रपति नहीं, पहले भी पढ़ाया हूँ, लोकसभा का अध्यक्ष। संयुक्त अधिवेशन को बुलाएगा राष्ट्रपति, लेकिन अध्यक्षता की पीठ पर कौन बैठेगा, लोकसभा का अध्यक्ष। क्योंकि लोकसभा जनप्रतिनिधियों मतलब जनता की सभा है, ठीक है, लोकप्रिय सदन है और सबसे अधिक संख्या बल में सबसे अधिक है, तो इसलिए लोकसभा का अध्यक्ष ही बैठेगा। वहां पर राज्यसभा का सभापति जो है सभापतित्व तो नहीं करेगा, वो रहेगा सदन में, बैठेगा जरूर, लेकिन सबसे ऊंची कुर्सी पर कौन बैठेगा, लोकसभा का अध्यक्ष बैठेगा। वहां पर प्रधानमंत्री वगैरह, मैंने बताया ना कि दोनों सदनों में भाई राज्यसभा में सभापति सबसे ऊपर होता है और लोकसभा में अध्यक्ष। प्रधानमंत्री आप देखना, कभी टीवी में देखना, जो है बहस होती है जब सदन चलता है, तो मोदी जी नीचे बैठे रहते हैं और ऊपर ओम बिरला जी बैठे हैं सबसे ऊपरी वाली कुर्सी पर, क्योंकि वो अध्यक्ष हैं। तो वहां पर जो है पीएम वगैरह सब उनके नीचे होते हैं, बेशक प्रधानमंत्री वो जरूर है, लेकिन पीठासीन कौन होता है, लोकसभा का अध्यक्ष होता है। लोकसभा में पीठासीन लोकसभा का अध्यक्ष होता है, ठीक। तो उसकी मतलब संयुक्त बैठक की अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करेगा, और जो है संख्या बल में अधिक होने के कारण वहां पर लोकसभा का निर्णय महत्वपूर्ण हो जाता है। लोकसभा अगर उस विधेयक के पक्ष में वोट करेगी तो वो जो है विधेयक पारित हो जाएगा, और अगर विपक्ष में करेगी तो विधेयक कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि उसकी संख्या अधिक है। दुगना संख्या है भाई, कहाँ 250 और कहाँ 500 से अधिक, दुगने से भी अधिक है, इसलिए इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है, ठीक। इसके अलावा कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है, तो यहाँ पर एक ही शब्द ध्यान रखो, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अनुच्छेद 75 ये बात कहता है, ठीक। इसको पूरी तरीके से समझा दिया। और इसके अलावा निंदा प्रस्ताव, धन्यवाद प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव, तमाम प्रस्ताव है, हम लोग प्रस्ताव पढ़ेंगे, वहाँ चर्चा करेंगे। यहाँ बस इन सारी चीज़ों पर ये सारे प्रस्ताव क्या है, सरकार पर नियंत्रण रखने का कार्य करते हैं।
और ये प्रस्ताव तभी मजबूत होंगे जब विपक्ष मजबूत होगा। जब विपक्ष मजबूत होगा, विपक्ष में है ही नहीं कोई, इस समय विपक्ष का नेता ही नहीं कोई है सदन में, क्योंकि विपक्ष में संख्या बल है ही नहीं। जितनी संख्या है लोकसभा की उसका 1/10 सदस्य होना चाहिए। 55 मेंबर्स है ही नहीं। राहुल गांधी के पास कांग्रेस में 51 जने 52 सदस्य हैं, तो मतलब कांग्रेस में इतनी संख्या बल है ही नहीं, तो इसलिए जो है संख्या विपक्ष है नहीं। और वित्तीय शक्ति की बात करें तो एक विधेयक होता है धन विधेयक, और धन विधेयक का निर्णय सबसे पहले लोकसभा का अध्यक्ष करता है, तो सबसे महत्वपूर्ण जो है पावर तो वही हो गया। और दूसरी बात, उस विधेयक को सिर्फ कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है? लोकसभा में। तो लोकसभा में प्रस्तुत होगा, फिर राज्यसभा में भेजा जाएगा, और राज्यसभा के पास सिर्फ 14 दिन का समय दिया जाता है। 14 दिन के अंदर उसे पारित कर दिया तो पारित है, नहीं तो फिर वो स्वतः 15वें दिन पारित मानी जाएगी। ठीक। और निर्वाचन संबंधित, वित्तीय संबंधित तो हो गया, निर्वाचन संबंधित राष्ट्रपति का निर्वाचन, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, और इसके अलावा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, इन सब का निर्वाचन, और महाअभियोग लाना राष्ट्रपति, ये सब जो है लोकसभा के अन्य कार्यों में से। अब हम लोग फटाफट यहाँ रिवाइज करेंगे।